बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में सिंध स्पेशल बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। और सिंध में जब हम बात करते हैं MQM पाकिस्तान की, तो धड़े तो बहुत बन चुके थे, लेकिन अब उनको यकजा करने में और उनमें दोबारा नई रूह फूकने के लिए गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी साहब हाथ पाँव मार रहे हैं और उन पर कड़ी तनकीद भी की जा रही है। दूसरी जानिब मईशत का बुरा हाल है। अभी तक डॉलर को जो नस डाली थी सागडार साहब ने, वो अभी तक नहीं डाल सके। बुलंदबाद वादे किए गए थे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम कोई चाराजोई बर्दाश्त नहीं करेंगे मुल्क व मिल्लत के ख़िलाफ़, चाहे वो सोशल मीडिया पे क्यों ना हो। लेकिन बात यह है, अर्ली इलेक्शन के लिए खान साहब ने एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया, लेकिन अभी तक हुकूमत ने कोई इलेक्शन की डेट नहीं दी। बल्दियाती इलेक्शन क्या सिंध में होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इस हुकूमत में आने के बाद जो ताजिर बरादरी है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो किस हाल में है। चमागोइयाँ हैं, अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, कुछ सच कुछ झूठ पर मबनी खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद होने जा रही हैं। क्या वाकई ऐसा है, या कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए कुछ मज़मूम जो मकासद हासिल करने के लिए कुछ ऐसे ग्रोह हैं जो कि इस तरह की ख़बरें फैला के कौम में मायूसी फैला रहे हैं। अलबत्ता जब हम रिज़र्व पर नज़र डालते हैं तो 6000 अरब डॉलर से भी रिज़र्व कम रह गए। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है कि 6 अरब डॉलर से भी रिज़र्व कम हो जाए, और अभी तक हम मुंतज़िर हैं कि पड़ोस से हमारी मदद हो जाए। आज सीनियर पॉलिटिशियन वोरा साहब ने कहा है कि आप 6000 जो आपकी मिलें बंद पड़ी है, आप उनको ऑन कर दें तो IMF से भी आपकी जान छूट जाएगी। या फिर जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एमनेस्टी दी, और उसमें न सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बल्कि लाइट इंडस्ट्री और हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली और बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हुआ, जो बंद थे वो ऑन हुए। इन तमाम चीज़ों पे भी हम बात करेंगे कैसे पाकिस्तान की इकनॉमी को बेहतर करना है, कैसे ताजरों के मसाइल हल करने हैं, इन तमाम चीज़ों बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, आप नौजवान बिजनेसमैन हैं और आपकी गुडविल काफ़ी अच्छी है और अच्छी ग्रिप है आपकी पाकिस्तान की इकनॉमी से लेकर जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है उसमें आप एक्सपर्ट हैं, आप इंजीनियर भी हैं, आप CEO हैं टाइम्स ग्रुप के। साजिद अली अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया साजिद अली अब्बासी साहब, आपने टाइम दिया। शुक्रिया साजिद भाई। सबसे पहले साजिद, कंस्ट्रक्शन पे भी हम आते हैं, बात करते हैं आपसे। पाकिस्तान की इकनॉमी को क्या चैलेंजेस हैं, बीइंग अ यंग बिजनेसमैन, क्या करना चाहिए हुकूमतों को? देखें, पाकिस्तान की इकॉनमी की जो हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा जो बैलेंस एक आउट है, यानी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, जिसमें हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो एक डेफिसिट बनता है कि एक्सपोर्ट्स हमारी कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम बाहर मुल्क से मंगाते हैं और अपने मुल्क में इस्तेमाल के लिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मशीनरी हो, फूड आइटम्स हो, और वेरियस जो भी सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो ज़्यादातर इंपोर्ट की जाती हैं, तो हमारा सारा पैसा इंपोर्ट में चला जाता है। एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं है, उसकी वजह बहुत सारी हैं कि बिजली, पानी, इंडस्ट्रीज़ को एमनेस्टी देना, उनके लिए बहुत सारी सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएं जिसकी बेसिस पे इंडस्ट्री ग्रो करे। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ गया है, तो हम कम्पीट नहीं कर पाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो बेसिकली ये बैलेंस क्रिएट होना है, जिस बैलेंस को लेके हर फाइनेंस मिनिस्टर कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी इंपोर्ट कम हो जाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा पैसे भेजें, तो हमारे पास अकाउंट में डेफिसिट ना हो और हम IMF की पे बैक कर सकें, IMF का लोन, और साथ में नेक्स्ट IMF प्रोग्राम में ना जाना पड़े। जिस दिन ये बैलेंस क्रिएट होगा, उस बैलेंस क्रिएट होने से हमें ये फ़ायदा होगा कि जो IMF को जो पे बैक करना है वो किस्तें हम टाइम पे दे सकेंगे, और नेक्स्ट IMF प्रोग्राम से ज़्यादा अगर डेफिसिट यानी हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदा होगा, हमें उस प्रोग्राम में नहीं जाना पड़ेगा। फिर दूसरे जब IMF एक मॉनेटरी बॉडी है तो ज़ाहिर है वो जब हमें सर्टिफाई करती है तो दूसरे मुल्क और दूसरे इदारे, दूसरे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हमें फिर मज़ीद कर्जे देते हैं, तो उससे हम अपनी ग्रोथ के लिए काम करते हैं। अच्छा साजिद साहब, पड़ोस में हमारे 1991 में भारत बैंक करप्सी के करीब आ गया था और बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में मुब्तला हो चुका था। फिर वहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी उस वक्त थी, लेकिन वो निकले, उन्होंने बड़े बोल्ड डिसीजन लिए कि चाहे वो रिटेलर से लेके
होलसेलर, ट्रेडर, उनमें जाके हुकूमत ने ग्रिप को मजबूत किया ताकि जो आदाद व शुमार हुकूमत की तरफ से हों, जो हुकूमत की तरफ से रेट हों, वही मार्केट तक जाएँ। कोई जो डॉलर हुंडी और दीगर मामला से मुल्क से बाहर चला जाता है, इस पर हुकूमत ने बड़ा उनकी ग्रिप ली। क्या इन चीज़ों की पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है? साजिद भाई देखें, बिल्कुल इस सब चीज़ों की ज़रूरत है। दो चीज़ें हैं, एक तो हमारी एक इकॉनमी, वाइट इकॉनमी है, दूसरा एक ब्लैक इकॉनमी है, यानी कि जो एक आहिस्ता आहिस्ता एफबीआर बड़ा स्ट्रांग होता गया और लोगों में अवेयरनेस डाली गई, टैक्स रिजीम में लेकर आया गया लोगों को। ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। दूसरा, इसके लिए बहुत सारी एमनेस्टीज़ देनी पड़ेंगी, बहुत सारे फेवर्स लोगों तक डाउन दी लाइन लेके जाने पड़ेंगे। जैसे कि एक हमारा बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, उसके अंदर बुक वैल्यूज़ और एफबीआर वैल्यूज़ और मार्केट वैल्यूज़ में इतना बड़ा वेरिएंस है, वो वेरिएंस नहीं ख़त्म हो पाता है, जिसकी वजह से वाइट मनी भी ब्लैक हो जाता है। मैं समझता हूँ उसको देखने की ज़रूरत है। उसमें ये होगा कि आप जो टैक्स एक एफबीआर वैल्यूज़ और बुक वैल्यूज़ पे ले रहे हैं, उसको आप परसेंटेज ज़्यादा है, आप उसको मार्केट वैल्यूज़ पे लेकर आएँ और उनके परसेंटेजेस बहुत नॉमिनल कर दें, तो लोगों के लिए ये फ़ायदा होगा कि आपकी इकॉनमी में एक वाइट इंजेक्शन होगा। पूरा एक बल्क जो रियल एस्टेट का बड़ा सेक्टर है, जिसमें पूरा पाकिस्तान आजकल काम कर रहा है, इस पर भी बहुत सारी डिबेट हो सकती हैं। दूसरा सेक्टर है जो इंडिया ने बराबर वाले पड़ोस मुल्क ने किया, उन्होंने अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर को बहुत डेवलप किया। उन्होंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया, उनको सॉफ्ट लोन्स दिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनको कहा कि आप हमारे पास आएँ, अपने प्रोग्राम्स दें, किस तरह से क्या करना चाहते हैं, और उनको सपोर्ट किया। फिर दुनिया भर में वो लोग गए और आज बहुत सारी बड़ी आईटी रेवोल्यूशनरी कंपनीज़ की दुनिया में वो सीईओज बने इंडिया के लोग। साथ में उनके इंस्टीट्यूट्स ने बड़ा किरदार अदा किया। एमआईटी एक वहाँ का इंस्टीट्यूट है जिसके ऊपर लोग अक्सर जो हम बड़े सीईओज हैं गूगल के और इनके, ये सब वहाँ से पढ़ के निकले। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि हमें अब किस सेक्टर से फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है, क्या चीज़ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक को फोकस करके इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर प्रोग्राम्स बनाने चाहिए और यंग एंटरप्रेन्योर्स को पैदा करना चाहिए जो आगे चल के मुल्क की इकॉनमी को बढ़ाएं। और जो पुराने बिजनेसमैन हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो भी इस सेक्टर में इन हो और आगे चले। ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। हुकूमती मामलात में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ऐड हो गया। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। कंस्ट्रक्शन से आपका ताल्लुक़ है, आप इंजीनियर भी हैं, फिर रियल एस्टेट हमने देखा कि बड़ा काम कर रहा है, तो उसमें फेक लोग भी तो हैं। साजिद अब्बासी साहब, उनका क्या करें, उनकी कैसे निशानदेही हो कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी लाखों में नहीं करोड़ों का ट्रस्ट करता है और ट्रस्ट की कोई कीमत ही नहीं है, फिर वो रफू चक्कर। कोई जो एसोसिएशन हैं, जो बिज़नेस लीडर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? बहुत अच्छा आपका सवाल है और बड़ी खुशी की बात है कि मकसद अब ये बात भी होने लगी, कम से कम लोगों को अवेयरनेस मिलती है, वो प्रोग्राम्स देखते हैं। और ज़ाहिर है ये फ़िक्र होनी चाहिए। रियल हाउसिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस मुल्क की, और इसमें आज से चंद साल पहले तो मैं ये कहूँगा कि वाकई ऐसा होता था कि लोग परेशान थे कि कोई जो भी इन्वेस्टमेंट करते थे रियल एस्टेट सेक्टर में और बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास या किसी के पास, तो वो उनको उसका रिटर्न नहीं मिलता था या वो फेक होती थी ये सारी चीज़ें। अब उसके लिए बहुत सारी एसोसिएशंस बन गई। दूसरा देखें, सबसे पहली चीज़ है कि हमारे यहाँ एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है जिसने उसको अप्रूव करना होता है। तो उनके पास जो बिल्डर लाइसेंस लिया जाता है उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू आप उनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि जो बिल्डर हैं वो ऑथेंटिक हैं या नहीं है। फिर एनओसीज़ जो हैं वो वहाँ से इशू की जाती हैं, वो अखबार में पब्लिश होती हैं, और ये सारी चीज़ें पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो किया जाता है। ये एक दूसरा तरीका है। तीसरा, आपने ये देखना है कि प्रोफेशनल्स कौन है, यानी कि कौन बंदा कितने अरसे से काम कर रहा है और किस लेवल पर उसने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और अगर कोई यंग नया भी आ रहा है तो उसकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह का कंपनी का स्ट्रक्चर खड़ा किया है। साजिद साहब, आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान का तो वैसे तो ये हाल होगा, लेकिन मैं कराची की बात कर लेता हूँ। रातों रात बड़े बड़े बिलबोर्ड लग जाते हैं और ये फ़लाँ सिटी, फ़लाँ सोसाइटी, फ़लाँ बेंगलोज, लेकिन वो इलीगल होता है सब कुछ, और लोगों की जमा पूंजी लेके वो लोग गायब हो जाते हैं, वो जो भी जत्थे होते हैं। लेकिन इससे जो रियल लोग हैं, जो रियल बिल्डर हैं, उनका भी नाम ख़राब हो रहा है।
बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें देखें आवाम गवर्नमेंट को कैसे पता चले किन चीज़ों पे काम करें? जैसे आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की मिसाल दी, आजकल सब पेज बना के बैठे हुए हैं, सब अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखें। इसमें मैं तो ये कहूँगा जो वेल नॉन लोग हैं और जो आते हैं उनकी कम से कम कंपनी के एनटीएंस एंड SECP की रजिस्ट्रेशन चेक की जाएँ। दूसरा, उनसे पर्सनली मिले, ऐसे लोग ट्रस्ट ना करें, उनसे मिल के कि ये आगे इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, विजन क्या है, आगे कंपनी को किस तरह देखना चाहते हैं, उस बेसिस पर किया जाए। बाकी एक जो कमी है जो पिछले सवाल में भी आपने कहा था कि हमारे यहाँ क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो गवर्नमेंट के पास वो सारे इदारे मौजूद हैं जो हमारे हर किसी शोबे में क्वालिटी कंट्रोल या अथेंटिसिटी के ऊपर काम करते हैं। वो एक्टिव नहीं है, उनको एक्टिव करना है। उनमें लोग भी मौजूद हैं, एम्प्लॉयमेंट भी है, इवन वो बैठे हुए हैं, फूड अथॉरिटी भी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अलावा दूसरे इदारे भी हैं जो कि ये कंस्ट्रक्शन चेक करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जिस तरह हम मेंबर होते हैं, इंजीनियर्स जब निकलते हैं और उनको रेजिडेंट इंजीनियर एंड प्रोफेशनल इंजीनियर्स की सर्टिफिकेशन दी जाती है, उसके बाद जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनके अंदर वो इंजीनियर का होना ज़रूरी है, उसके साइन होते हैं, या जो साइट पे साइट इंजीनियर मौजूद है उसको भी वहाँ होना मौजूद है जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से सर्टिफाइड हो। लेकिन इसका कोई चेकिंग का निज़ाम नहीं है। यानी मुझे नहीं पता कि जो कोई बिल्डिंग बन रही है किसी भी जगह, वो कौन बना रहा है, वो किसी इंजीनियर के अंडर बन रही है या नहीं बन रही है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन तो मौजूद है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि काफ़ी अरसे से जब से हाई राइजेस शुरू हुए हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स का ट्रेंड शुरू हुआ 2007 में, मुशर्रफ दौर में जब ये सारे मामलात हुए, तो उसके बाद से जो हाई राइज बिल्डिंग है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। वो लाइफ एक यानी हज़ारों जानें उसमें होती हैं, तो उसमें तो उस सेक्टर में तो बहुत बेहतरी आ गई है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है इस कंस्ट्रक्शन के अंदर जहां पर टाउन हाउसेज और दूसरी ऐसी इमारतें जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपके मुतालिक आपके अपने जिस तरह बड़े बड़े व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि वो सुने कि साजिद अली अब्बासी कहते हैं कि आप कहते हैं सर इस इंडस्ट्री में, आपके अल्फाज में दोहरा रहा हूँ कि जैसे आपकी पर्सनैलिटी है आपकी बिल्डिंग भी वैसी हो। बिल्कुल, मैं आपको इसको डिफ़ाइन करना चाहूँगा। देखें, मैंने एक स्लोगन निकाला जब अपना काम शुरू किया ये, कि बेसिकली वो इसी तरह से ख्याल आया कि बिल्डिंग्स क्या होती हैं। बिल्डिंग एक इंसान की जान से ज़्यादा कीमती होती हैं। क्या किस तरह से कीमती होती हैं, उसमें हज़ारों जानें रहनी है। दूसरी बात, जो इंसान का किरदार है ना, वो उस बिल्डिंग में नजर आता है। अगर मैंने कोई बिल्डिंग बनाई है, वो अच्छी होगी, खूबसूरत होगी, जब भी हम अच्छा सा आर्किटेक्ट हायर करते हैं और उसको बताते हैं कि हमें इस तरह की बिल्डिंग्स चाहिए, ये नज़र आना चाहिए। आप दुनिया में घूमें, किस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जो कि लैंडमार्क और लेगेसी बन जाते हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्शन बिजनेस एक लेगेसी बिजनेस है। इसलिए लेगेसी बिजनेस है कि एक बिल्डिंग की लाइफ इट्स फॉर मोर देन 50 ईयर्स। चले, मैं पाकिस्तान की सिचुएशन के हिसाब से हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं या जिस बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं, और अर्थक्वेक जो जोन है हम 50 साल ले लेते हैं, लेकिन 100 ईयर्स आज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, एम्प्रेस मार्केट, और ये आज तक उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो आपके सामने आज तक उसको मेंटेन कराना चाहते हैं, और उसको उसके ऊपर अपनी एक लेगेसी है उनकी कि ये ब्रिटिश ने बनाई थी। इसी तरह से कोई भी बिल्डिंग, चाहे वो मैं बनाता हूँ, आप अपना घर बनाते हैं, तो वो आपकी लेगेसी होती है, वो आपका चेहरा होता है, वो आपका किरदार होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हाई राइजेस बनना शुरू हुई, ये कॉन्सेप्ट जो भी बना रहा है, जो भी लोग हमारे इस इंडस्ट्री में, उनको चाहिए कि वो ये सोचें कि जो हम बना रहे हैं वो हम हैं। जब हम इस तरह से सोचेंगे तो एंड यूज़र को बेसिकली फ़ायदा होगा। दूसरा, हमारे मुल्क का एक लैंडमार्क बिल्डिंग्स बनेंगे जो कि दुनिया भर में हमें रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आज बुर्ज खलीफा को देख के लोग कहते हैं कि ये दुबई बुर्ज खलीफा की वजह से मशहूर है। इसी तरह से लोग हाई राइज बिल्डिंग की एक दौड़ लगी हुई है हमारे यूएई की तरफ और सऊदीया की तरफ, वो एक से एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं खूबसूरत। आप अबू धाबी जाते हैं तो वहाँ पर कोई बिल्डिंग मून की तरह बनाई गई है, कोई स्पाइडर की तरह बनाई गई है, बहुत सारे नेचर से इंस्पायर होकर बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। ये किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि ये एक लेगेसी है। वो उनको पूरी दुनिया में एक नाम देते हैं कि उस जगह ये मौजूद है। जैसे हबीब बैंक प्लाजा हमारा बना था, आज तक वो उसकी एक अपनी शान है, किस दौर में बनाया गया, आज तक उसकी एक लेगेसी है। वो लेगेसी हमें मैं इस पे आगे बढ़ाता हूँ। रमीज, मैं प्रोड्यूसर से इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन है कैस मंसूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम और बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। एक दिन बाद आपने कॉल। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी सारे गेस्ट को हैप्पी न्यू ईयर, सालगिरह की भी मुबारक हो और नए साल की भी मुबारक हो। थैंक यू। कैसा देख रहे हैं कराची का माहौल?
एमक्यूएम के तमाम धड़े मिलने जा रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं कि सिंध हुकूमत अब संजीदा है, अब आम आदमी के मसाइल हल होंगे? देखें, जहां तक धड़े उनके हो रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि इतनी स्ट्रगल की है जो मुस्तफा कमाल ने और अपने आप को ऊपर ले आया है और इतनी कुर्बानी दी है, तो उसके बाद एकदम जूनियर पोस्ट पे तो नहीं कोई जा सकता ना। ट्रू। तो मैं समझता नहीं हूँ कि मुस्तफा कमाल इतनी इजीली एग्री करेगा। और उस जितने 7-8 इयर्स की उनकी स्ट्रगल है, उतनी फाइट है, वोटर भी गए हुए हैं। आई डोंट थिंक सो। बाकी ये सारी जो स्ट्रेटेजी कर रही है इनकी, हम वो बेसिकली वो दे आर स्केयर्ड कि वो कराची को लीड नहीं कर पा रहे और उनको जितना खौफ है हारने का, मैं समझता हूँ वो कंफर्म भी है। और मैं नहीं समझता कि ये एकदम इलेक्शन से पहले करेंगे। और देखें, इन्होंने ये एकदम बल्दियात से पहले फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर डाला, अपने एडमिनिस्ट्रेटर भी ले आए, गवर्नर भी ले आए। और उनकी यही स्ट्रेटेजी है कि किसी तरह, जिस तरह इस्लामाबाद में हल्का बंदियों के चक्कर में पोस्टपोन हो गए, इसी तरह कर दिया जाए कराची में भी, और अपने एडमिनिस्ट्रेटर को और लॉन्ग पीरियड के लिए कर दिया जाए ताकि जो भी बेनिफिट्स लिए जा सकें वो ले लें। और पीपल्स पार्टी भी समझदार है, वो भी समझती है और उनको भी पता कि अगर इस दफा इलेक्शन इन्होंने पोस्टपोन करवा दिए तो पीपल्स पार्टी की वैल्यू भी खराब होती है। और पीपल्स पार्टी आप देख रहे हैं कि उनके सारे लीडर्स सब कह रहे हैं 15 को होंगे होंगे होंगे, ठीक है ना। उन्होंने अपनी तरफ से तो कंफर्मेशन दी है। अगर ये डिले करते हैं तो फेडरल की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से करेंगे और पीपल्स पार्टी के ऊपर से ये नहीं फिर कोई कहेगा कि जी इन्होंने करवाएं, क्योंकि वो तो अपनी स्टेटमेंट में दे रहे हैं करवाएं करवाएं करवाएं। तो ये दोनों खेल तो रहे हैं और आपके सामने कोई एक्टिविटी नजर भी नहीं आ रही कराची। इस खेल में कैस मंसूर साहब, पॉलिटिकल पार्टियों के इंतजाम भी हो रहे हैं। आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं, उसके चेयरमैन है, आपका भी कहीं इंतजाम तो नहीं हो रहा कहीं पीपल्स पार्टी में या पीटीआई में? सर, कराची में ना, अब मैं तो जो औरंगी और सरजानी से वर्किंग कर रहा हूँ, अगर हम कराची में देखें तो इंतजाम से फर्क क्या पड़ना है, इन सारों की वैल्यू एक ही है कराची में। कराची में आप देख लें बाई इलेक्शंस में जो भी इलेक्शन तो कितने वोट है, और लास्ट इलेक्शन जो 2018 में हुआ है एमएनए 20-22 हजार वोटों से जीत गया, एमपी 8-9 हजार वाले 6-6 हजार वाले एमपी बन गए हैं। उससे कोई फर्क किसी को नहीं पड़ना, खुद ही बंदा मेहनत कर ले और रिजल्ट ला सकता है। आप ये देख लें किसी के, आज आप किसी भी बड़ी पार्टी को पीएमएलएन, पीपीपी, पीटीआई वगैरह इनके बाई इलेक्शन में वोट की आप तादाद तो देखें। तो मैं नहीं समझता, बस एक ये है कि जो घबराए हुए हैं एमक्यूएम वाले कि वो जितना लूज कर रहे हैं, दे आर वेरी मच स्केयर्ड कि वो बल्दियात में अगर हार गए तो अगला कराची इनके हाथ से जनरल इलेक्शन में निकल जाएगा और इनके पास यही 5-6-7 महीने है। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि हम गैम्बल आगे खेलें जनरल इलेक्शन। अच्छा, ये जो चेमा गोया हैं, ये जो मुबैना अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये तमाम जो धड़े इनका इंतजाम हो रहा है, इनको लीड बानी एमक्यूएम करेंगे, तो ये ठीक है? नहीं, मैं नहीं समझता। और देखें, जो गवर्नर साहब भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर साहब को तो नहीं चेयरमैन बना दिया जाएगा ना, वो एक लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं एमक्यूएम की, तो एमक्यूएम इसको डाइजेस्ट तो नहीं कर पाएगी। वो भी समझ रहे हैं मुस्तफा कमाल एक पुराने बंदे हैं, आफाक अहमद साहब पुराने हैं, फारूक सत्तार साहब तो समझें कि उन्होंने इंटरेस्ट भी नहीं लिया और वो एक, मैं नहीं समझता कि कोई इनके आने से कोई एमक्यूएम को कोई बहुत बड़ा फायदा होगा। तो अपने हल्के से इतने वोट नहीं ले सकते। तो अब वो वाली बात नहीं रही कि एमक्यूएम के सारे धड़े भी हो जाएं, तो कुछ कर सकते हैं। हाँ, अच्छे काम करें, आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, आपके गवर्नर अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें। अब गवर्नर साहब भी देखें ना, आपको सिर्फ इवेंट्स में नजर आ रहे हैं, कभी आपको छोटे होटलों में खाते हुए नजर आ रहे हैं, इससे लोगों को घरों में राशन नहीं मिल रहा, उससे गटर के ढक्कन नहीं लग रहे, उसमें सेवरेज सिस्टम नहीं बन रहा, उसमें KESC की लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही, सुई गैस नहीं आ रही उनके छोटे होटलों में जाने से, हर जगह जाने से। वो ठीक है, इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उससे आवाम को कोई फायदा नहीं है कि आप किसी ठिए पे चले जाएं, आप किसी नॉर्मल जगह के ऊपर चले जाएं, आप लोगों को बुला लें, उनके साथ सेल्फीज ले लें, उससे पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक को महंगाई के ऊपर कंट्रोल करके दिखाएं सर, ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेटर से आप काम करके दिखाएं, टूटी सड़कें रिपेयर करके दिखाएं, सेवरेज का, लाइटों का ये सिस्टम करें। आप ये करेंगे नहीं तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। तो मैं समझता हूँ गवर्नर साहब को भी थोड़ा सा मेच्योर होके प्रैक्टिकल काम करना चाहिए। देखें ना, बैट पकड़ के तो हम बातों से तो क्रिकेट नहीं सीख सकते या स्विमिंग सीख सकते। स्विमिंग के लिए आपको पानी में छलांग मारनी है। तो मैं इनसे ये जरूर कहूंगा कि दे शुड बी सीरियस
कि आप इस चीज को सीरियसली लें और कराची को डेवलप करें। बड़ा टूट गया है सर, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। एक आदमी 3 वक्त का क्या 1.5 वक्त का खाना नहीं खा सकता। मुर्गी देखें कहाँ पहुंच गई है। लोगों के ये मसाइल करेंगे जी मुर्गी किस वजह से महंगी है, उसको सस्ता करने के लिए गवर्नर साहब को आना ठीक है। चाहिए। जो दूध के आप खुद देख लें कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ठीक। बस लोग अपने फोटो सेशन में लगे हुए हैं ये, और रसूलन इन्हें प्रैक्टिकल काम करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की आपने। मुझे नजर आ रहा है कि इस दफा होंगे नहीं होंगे तो पीपल्स पार्टी की रेपो बहुत लूज हो जाएगी, और पीपल्स पार्टी ने अगर इनके एडमिनिस्ट्रेटर को 6 महीने और बैठा दिया तो पीपल्स पार्टी ने जो मुर्तजा वहाब ने जो मेहनत की थी वो सारी रायगां चली जाएगी। ठीक। इसलिए इनको 15 को इलेक्शन करके तो जो जीता उसके हैंडओवर करें और वो चलाए। कराची बनना जरूरी है बॉस, बहुत जरूरी है। ठीक है। घर की कंडीशन देख लें, जाते हुए आप कैसे पहुंचते होंगे। सही कहा आपने। कैसे पहुंचता हूँगा। तो आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं और आप वाहिद हैं कि हाई लेवल का पॉलिटिशियन आपके साथ आता है, तो आप बताएं आप जाते आते हुए उनको दुआएं देते हुए जाते हैं घर पे। सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप लोग बैठते हैं और बातें कराते हैं, आप इनसे इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, इनको किए और इनसे आप भी काम करवाएं सर। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बात की आपने, प्रैक्टिकल बात की। बहुत शुक्रिया कैस मंसूर शेख, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साजिद अली अब्बासी साहब, लो कॉस्ट हाउसिंग की बात की गई। साबिक हुकूमत में इमरान खान साहब ने कहा था कि हम देंगे, फिर बहुत सारे आपके शोबे के लोगों की भी ये ख्वाहिश थी, पूरी क्यों नहीं होती? बड़ा गहरा और ज़बरदस्त सवाल है। बहुत अरसे से पाकिस्तान में एक लो कॉस्ट हाउसिंग पे बाकायदा अथॉरिटी बना दी गई कि हम ये 50 लाख घर बनाने वाले हैं, और उसके लिए एमनेस्टी भी दी गई हाउसिंग सेक्टर को, जो कि बहुत कारआमद भी साबित हुई। देखें, हाउसिंग या रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन ये सब मिला के अगर पूरा एक इंडस्ट्री बनाई जाए तो ये वो इंडस्ट्री है जो सब सुनते रहते हैं। वही मैं बात रिपीट करूँगा कि काफ़ी सारी एलाइट इंडस्ट्रीज़, कोई 42 कहता है, कोई 72 कहता है, चलती हैं, तो उससे मईशत का पहिया चलता है। दूसरा, हाउसिंग की डिमांड भी है। हाउसिंग की डिमांड कैसे है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, एक घर में अगर 2 ख़ानदान एक साथ रहते हैं, फिर वो शादी होती है और वो अलग होना चाहते हैं, उनको एक छोटा घर चाहिए। और बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो इंसान एक दुनिया में एक बंदा इस दुनिया में पैदा होता है, उसको एक कमरा तो चाहिए ना। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हमारी। अब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हाउसिंग के ऊपर सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा ये हुआ ये कि प्राइवेट सेक्टर ने इस पे ज़्यादा काम किया। यानी हाउसिंग की इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट को जो अपने काम करने थे, जैसे दुनिया भर में गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आती है और उस पर फिर लोग अपने पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्राइवेट लोगों ने ज़्यादा इस पे काम किया हाउसिंग के ऊपर। तो जाहिर है जब प्राइवेट बिजनेसमैन इस पे काम करता है तो वो अपने प्रॉफिट्स और ये सारी चीज़ें रखता है, तो एक कॉस्टिंग कहीं और चली जाती है। जबकि अब हम भी प्राइवेट बिजनेसमैन भी ये सोचने लगा है कि इसको स्केल किस तरह किया जाए। यानी कि अभी हम 1 लाख लोगों को कैटर करते हैं, तो हमारी नीड तो 50 लाख लोगों की, 1 करोड़ लोगों की है जिनको हाउसेस देने हैं। तो उस पर जब बात जाती है तो ज़ाहिर है जब स्केल करते हैं तो वो तबका जो मुतवसत तबका है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए अपने हाउसिंग बनानी है। जब उनकी हाउसिंग की बनाने के जाते हैं तो हमारे यहाँ जो एक फ्लिपिंग हुई रियल एस्टेट में, एक बहुत बड़ा चेंज आया। एक ने प्रॉपर्टी खरीदी, फिर वो बिकी, फिर दूसरे ने खरीदी, और इस तरह प्राइस बढ़ते गए, तो कॉस्ट ऑफ लैंड इतना बढ़ गया जो वो एरियाज थे जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था कि अब वो अफोर्डेबल नहीं रहा लोअर मिडिल क्लास के लिए। उसके लिए ज़ाहिर है फिर एक नई स्कीम्स सोची गई कि यार अब आउटस्कर्ट्स में, सबर्ब्स में, हाईवेज पे इधर मूव किया जाए और यहाँ एक अफोर्डेबल हाउसिंग बनाई जाए। ठीक है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ द नीड ऑफ द टाइम, इस मुल्क की ज़रूरत है। साथ में इस पे प्रॉपर एक अथॉरिटी बनी, उसको प्रॉपरली काम करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ड्राइव हो गई हैं। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे कम करनी है? ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करनी है, और साथ में ऐसी भी कंस्ट्रक्शन करनी है जो लॉन्ग लास्टिंग हो। जैसे मैं कहता हूँ कि वो आपका किरदार होता है, आपकी पर्सनैलिटी वो होती है। जो भी छोटी सी भी चीज़ बनाएंगे उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया। यानी कुछ गोठों देहातों में उस हिसाब से कुछ चीज़ें बनाई गई जो 50,000 के घर भी बनते हैं, और इसी तरह से जो हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड घर हों जिसमें बारिश और धूप, गर्मी, सब चीज़ों को सह सकें, और 2-4 लोगों की फैमिली को माँ बाप बच्चे 2 इस तरह से हों तो उनको एक अच्छी हाउसिंग मिल सके। इस पे बहुत बड़ा स्कोप पाकिस्तान में मौजूद है। काम इसलिए नहीं होता कि पॉलिसीज़ जो है ना, देखें गवर्नमेंट
या मुल्क की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं ना, वो आपकी डायरेक्शन सेट करती हैं। अब होता क्या है कि एक पॉलिसी आई, उसको कोई गवर्नमेंट आती है, एक साल वो पहले समझती है कि करना क्या है, दूसरे साल वो उसको पॉलिसीज़ बनाती है, तीसरे साल वो उसको इम्प्लीमेंट करने चाहती है, 3.5 साल बाद वो नहीं होती। फिर एक नई कोई गवर्नमेंट आ जाती है, नई डायरेक्शन आ जाती है, फिर उस डायरेक्शन पे काम होता है। फिर हमें एक कंसिस्टेंट 10 इयर्स चाहिए इस मुल्क को, हमारे इस पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, जो तमाम पॉलिसीज़ एक जगह जब इनिशिएट हों, चाहे गवर्नमेंट चेंज हो जाए, चाहे कोई और किसी भी किस्म के लोग आ जाएं, उससे हमारा सरोकार नहीं है। वो मुल्क जिन्होंने चलाना है वो आवाम के वोट से आना है, जैसे भी जो भी प्रोसेस है, जो एक आइन है उसको फॉलो करें, लेकिन कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए। ये ना हो कि जैसे अभी सोलर की स्कीम आई, सोलर लोगों ने लगाना शुरू किया कि 6%, 3% to 6% पर है, फिर जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो अप्रूवल होना बंद हो गई उन केसेस की। बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। टाइम्स ग्रुप के आप CEO हैं, उसके रूह अरवा हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी ब्रांड को, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री का कोई CEO हो, किसी कंपनी का चेयरमैन हो, वो कहता है जी मैं सबसे अच्छा। किसी से भी आप पूछे, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरी कंपनी में यार ये कुछ खामियां हैं। टाइम्स क्यों है अच्छा? सर देखें, बेसिकली हमारा स्लोगन क्या है? टाइम्स ग्रुप का स्लोगन ये है कि हमारा मुकाबला अपने आप से। ठीक है। क्योंकि मकसद आप रोज़ कुछ करते हैं, उससे कुछ नया सीखते हैं और फिर अपने आप को रोज़ बेहतर करते हैं। यही बेसिक फिलॉसफी है। अगर हम सब ये एक दूसरे से मुकाबला छोड़ दें और सिर्फ अपने आप से मुकाबला ये स्पिरिट जो आप बता रहे हैं, ये कब तक? आप हैं आज, कल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए ये होता है कि हम अपनी कंपनी को एक कॉर्पोरेट कल्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं मकसद पहले ये बाकायदा बहुत सारे लोगों से, हमारे सीनियर इंजीनियर से डिस्कशन रही, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में भी काफ़ी एक्टिव हैं। वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज ये एक जनरेशन होती हैं, या ये जो एक आदमी स्टार्ट करता है कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का बिजनेस, दूसरा आके उसको उस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाता, लेकिन अब ऐसे होने लगा है। तो अगर ये लेगेसी बिजनेस बनाना है ना, सबसे पहले आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी होगी। दूसरी चीज़, आपने तमाम लोगों को हिस्सा देना होगा, जो ड्यू प्रोसेस है। दूसरा, हमारे यहाँ कोई भी कंपनी बनती है तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं उनके अंदर सिर्फ एक ऑफिस खोल के बैठ जाना नहीं काफ़ी है। देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनेंस का एक पूरा निज़ाम है। हम बैंकिंग नहीं करते तो अब बैंकिंग की तरफ जाना पड़ेगा, दुनिया करती है। अब वो अलग बात है कि हम कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लामिक में, उसी पे जाना है। लेकिन आपने जब वाइट इकोनॉमी करनी है तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल बैंकिंग के थ्रू बिजनेस करना है। तो फाइनेंस को आप स्ट्रॉन्ग करें। कॉर्पोरेट कल्चर बनाने के लिए ज़रूरी होता है फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करें। आपकी सप्लाई चेन्स का डिपार्टमेंट होना चाहिए। आपका इंजीनियरिंग अगर कंपनी तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा फुकदान है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई भी डिवीजन या डिपार्टमेंट नहीं बनाता। तो जब से ये एज ए एंटरप्रेन्योर मैंने अपनी कंपनी बनाई, आज 9 इयर्स हो चुके हैं, तो हमारा पूरा फोकस ये है कि हम एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्शन बना लें, जिसकी हमने छोटी सी बुनियाद भी रख दी है। और हम क्या करते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। हम अभी पहले सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टिंग करते थे, दूसरों के लिए बिल्डिंग बनाते थे। फिर हमने रेडीमिक्स का अपना काम शुरू किया। उसके ऊपर भी मैं आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा मेरा मैसेज लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ परेशानियां हैं आजकल कराची में बिज़नेस करने में। फिर उसके बाद हमने एक एज ए बिल्डर एंड डेवलपर अपने प्रोजेक्ट्स लाना शुरू किए, जो ज़मीन खरीद के। तीसरा, अब हम डाइवर्सिफाई करने जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, एनर्जी बिजनेस में। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी नीड एनर्जी की है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एनर्जी होगी तो आप इंडस्ट्री भी लगाएंगे, आपकी कॉस्ट भी कम होगी। जब सस्ती एनर्जी मिलना, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? नेचर से लेनी है, हवा से लेनी है, सूरज से लेनी है, और कोई बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेचुरल हैं, बायोगैस है, मीथेन है। इस पे हम लोग अभी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए फिजिबिलिटी जो है हमारी स्टडी US में चल रही है। इंशाल्लाह वो बाय दी एंड ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ भी करना चाहते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे प्रोग्राम में आपको मधु करके, और आपके हम शुक्रगुजार हैं। आपने टाइम भी दिया। वक्त बहुत कम होता है। हम अक्सर अब आपको फ़ोन कॉल पे आपको बुलाते रहेंगे, तकलीफ देते रहेंगे। साजिद साहब, तुमसे है पाकिस्तान का सीज़न 4 होने जा रहा है 2023 में। किन ख्वाहिशात का इजहार करेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इतनी कम एज में
तुमसे है पाकिस्तान जैसा मकसद, ये एक टाइटल ही सोचना ना कि ये क्या है, हाँ। इसके पीछे एक पूरा मकसद है। तो आप उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करते हैं जो कि इस पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। सबसे बड़ा फ़र्क क्या पड़ता है, आप ये करते हैं ना, हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है, तमाम लोगों की, जो भी बिजनेसमैन है, जिनको आप बुलाते हैं, जिन पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं, जिन जिन लोगों को आप इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि कम से कम कोई रिकग्नाइज कर रहा है। हमारे यहाँ ये भी एक मसला है कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते। जब हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, एक दूसरे को हिम्मत देना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली चेंज आएगा। हम एक दूसरे से मुकाबला करना छोड़े, अपने आप से करें और एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। तो मैं ये समझता हूँ तुमसे पाकिस्तान एक इतना ज़बरदस्त स्लोगन है जिसको आपने यहाँ कराची में आम किया है और पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इसका मैसेज पहुँचा रहे हैं। आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि इतनी जल्दी आपने ये सब कुछ किया, और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं इस प्रोग्राम में आया और अगले आपके इस जो इवेंट होने जा रहा है इसका भी पार्ट हूँ। साथ में तुमसे है पाकिस्तान एक ऐसा टाइटल है जो भी हर बंदा उसका बैज अपने साथ लगाना चाहता है। तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरे लिए भी लगे कि तुमसे है और वहाँ हम लगाते हैं सबको ये बेसर। हाँ, ज़बरदस्त, वहाँ लगाते हैं हम। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका सर। वो जो कंक्रीट बिजनेस के हवाले से एक छोटा सा मैसेज है। आजकल हमें एक और परेशानी है, देखें, एक टेक्नोलॉजी चेंज आया पाकिस्तान में। आप एक मिक्सर मशीन कंक्रीट से एक रेडी मिक्स कंक्रीट पे कन्वर्ट हुए, और वो बहुत सक्सेसफुली शुरू में कर लिया, थोड़ा सा कॉस्ट कम करके पहले लोगों को इस तरफ लेकर आया। अब सारी बिल्डिंग्स इस तरह बनती है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये है कि दिन में हम ये नहीं सप्लाई कर पा रहे। इसमें कोई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इस पर कोई गवर्नमेंट से ये हेल्प चाहिए होगी कि दिन में जहाँ जो इलाके आबादी वाले हैं, जहाँ पड़ोस मौजूद है, रात में तो नहीं कर सकते काम, तो दिन में वो हमें अलाउ किया जाए और उस पर कोई काम किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। साजिद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आप टाइम्स ग्रुप के CEO हैं। कोशिश थी कि किस तरह इंडस्ट्री को क्राइसिस से निकाला जाए, किस तरह इकनॉमी को बेहतर किया जाए। तामीरी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा आप लोग शाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।